सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जोहर, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र। तमाम बातचीत के बाद अपन अब अपने विषय की ओर आते हैं, जहाँ पर कि हम विचार विमर्श कर रहे थे। किसके बारे में विचार विमर्श कर रहे थे? अभिवृद्धि और विकास। और इसी क्रम में हमने अभिवृद्धि विकास की विशेषताओं के बारे में आलोचनात्मक अध्ययन कर लिया था। अभिवृद्धि क्या है, विकास क्या है, ठीक है। अभिवृद्धि और विकास दोनों में आपस में क्या समानता है, अभिवृद्धि विकास के सिद्धांत क्या है, विकास के प्रकार कौन कौन से हैं, अवस्थाओं के बारे में अपन ने विचार विमर्श कर लिया था। फिर उसके बाद में शारीरिक विकास पर अपन ने बातचीत की थी। गत्यात्मक और क्रियात्मक विकास के संदर्भ में हमने समझ लिया था। फिर हम मानसिक विकास, सामाजिक विकास, तमाम अवस्थाओं में विचार विमर्श हम कर चुके हैं, ठीक है। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको लेकर चलता हूं वहां पर कि जहां से अधिकांश परिस्थितियों में, चाहे लेवल 1 की बात करें, लेवल 2 रीड की बात करें, या फिर हम जो है चाहे फर्स्ट ग्रेड की बात करें या सेकंड ग्रेड की बात करें, परंतु प्रश्न इसमें निश्चित रूप से आता ही है, ठीक है ना। तो वहां पर जब बात होती है किसके बारे में? संवेगों के बारे में, ठीक है ना। तो देखिएगा, पहली बात ये होती है कि संवेग में दो बातें हैं, ठीक है। एक तो क्या कि संवेग क्या है? व्यक्ति के मस्तिष्क में उत्पन्न विचार या व्यक्ति के मन में उत्पन्न भाव, ठीक है ना। तो देखिएगा, संवेगों का संबंध भावों से होता है। संवेग का संबंध किससे होता है? भावों से होगा, ठीक है। जब वो भाव मस्तिष्क में पहुंचने लग जाते हैं और उन भावों के गुण दोष का उल्लेख किया जाता है, तो वह विचार का रूप धारण करता है, संप्रत्यय का रूप धारण करता है, ठीक है। अब बात यहां पर आती है संवेग, ठीक है। संवेग की जब बात होती है तो ये आपका संवेग, और संवेग का अगर डायरेक्ट प्रश्न पूछे कि संवेग क्या है, तो आप सीधा आंसर लगा देंगे भाव, ठीक है। जिसे कि हम आपकी भाषा में किस नाम से जाना करते हैं? इमोशन। किसके नाम से जानते हैं? इमोशन। और इमोशन शब्द की अगर बात की जाए तो ये दो शब्दों से बनेगा। कितने शब्दों से बनेगा? दो शब्दों से बनेगा। एक तो कौन सा शब्द? ई शब्द। और एक कौन सा शब्द? मोशन शब्द। कौन सा शब्द? मोशन शब्द। ई पर अपन पहले भी एक बार एजुकेशन के तहत मैंने आप लोगों से विचार विमर्श किया था कि ई शब्द का अर्थ होता है इनर। ई शब्द का अर्थ क्या होगा? इनर, अंग्रेजी भाषा के अंदर, ठीक है ना। मोशन शब्द जो कि क्या होगा? मूवियर। क्या हो जाएगा? मूवियर, ठीक है। अब जब मैंने एजुकेशन में आप लोगों से बात की थी, तो एजुकेशन के तहत इनर शब्द में आपसे बताया था कि अंतर्निहित शक्तियां। क्या बताया था? अंतर्निहित शक्तियां एजुकेशन के तहत। लेकिन यहां पर क्या होगा? अंतर्निहित भाव। क्या आएगा? अंतर्निहित भाव। और मूवियर शब्द का यूं तो अर्थ देखा जाए तो आगे बढ़ाना भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ाना जो शब्द होता है वह होता है मोटम शब्द का अर्थ। किसका अर्थ होगा? मोटम शब्द का अर्थ। मोटम जो कि मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा में अगर बातचीत की जाए कि मोटम, लैटिन भाषा का मोटम शब्द जिसका अर्थ है, तो क्या कहोगे? धक्का मारना, गति प्रदान करना या आगे बढ़ाना, है ना। ये सारे अर्थ है ना, ठीक है ना। लेकिन जब यहां पर मूवियर शब्द की बात की जाती है तो मूवियर शब्द का अर्थ होता है संवेगों में उत्तेजित करना। क्या करना? उत्तेजित करना, ठीक है। या यूं भी कह सकते हो प्रकट करना। क्या कह सकते हो? प्रकट करना, ठीक है। या क्या कह सकते हो? परिवर्तन लाना। देखो, क्या कह सकते हो? परिवर्तन लाना,
ठीक है, या क्रांति उत्पन्न करना। क्रांति शब्द का अर्थ ही परिवर्तन होता है, क्रांति लाना, ठीक है। और भी कई बातें अपन कर सकते हैं। उथल पुथल, क्या कर सकते हैं? उथल पुथल, ठीक है, किसमें? भावों में, मन में। किसमें उथल पुथल? मन में या भावों में, ठीक है ना। तो ये किसका अर्थ होता है? आपका इमोशन का। तो यहां पर देखिएगा अंतर्निहित, अर्थ क्या हो जाएगा? अंतर्निहित भावों को क्या करना? प्रकट करना। क्या करना? प्रकट करना, ठीक है ना, या उत्तेजित करना, या भावों में परिवर्तन लाने की जो प्रक्रिया है वह क्या है? संवेग है। अब देखो, पहली बात, संवेग को उड्वर्थ परिभाषित करता है। कौन परिभाषित करता है? उड्वर्थ। और उड्वर्थ संवेग को किस रूप में परिभाषित करता है? कि संवेग गत्यात्मक प्रक्रिया है। क्या कहता है? संवेग क्या है? पहली चीज आपको क्या याद रखनी है? संवेग क्या है? गत्यात्मक है। गत्यात्मक का मतलब क्या है? कि परिवर्तनशील है। तो क्या संवेग गत्यात्मक प्रक्रिया है जो स्वयं व्यक्ति को महसूस होते हैं। क्या बोलेगा? स्वयं व्यक्ति को महसूस होते हैं तथा सामने वाले को मांसपेशियों में खिंचाव के माध्यम से नजर आते हैं। ये बात हो जाती है। देखो, पहली चीज तो आपको क्या याद रखनी, जब कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संवेग है स्थायी या परिवर्तनशील, तो आप क्या बता दोगे? परिवर्तनशील, ठीक है ना। फिर सेकंड बात, अगर पूछा जाए कि संवेग को गत्यात्मक प्रक्रिया के रूप में कौन परिभाषित करता है? उड्वर्थ। संवेग स्वयं व्यक्ति को महसूस होते हैं और सामने वाले को आपके मांसपेशियों में खिंचाव के माध्यम से नजर आते हैं। ऐसा कौन कहता है आपसे? उड्वर्थ कहता है। कौन कहता है? उड्वर्थ कहता है, ठीक है ना। फिर वापस अपन बात करें तो देखिएगा, संवेगात्मक विकास का वर्गीकरण या संवेगों का वर्गीकरण करता है कौन? करता है मैकडूगल। कौन करता है? मैकडूगल, ठीक है। मैकडूगल ने कहा कि देखो, इसने सिद्धांत दिया कौन सा? मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया? मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के तहत, ठीक है, मैकडूगल क्या कहता है कि मूल प्रवृत्तियां संवेगात्मक विकास में सहायता करती है। अब देखो, शानदार वाली बात जो आप लोगों को भ्रमित करती है, उस पर मैं आपसे थोड़ा सा बातचीत करूंगा। देखो, पहली बात तो क्या, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत कौन देता है? तो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत कौन देता है? मैकडूगल। और मूल प्रवृत्ति सिद्धांत में वर्गीकरण किसने किया? किसका वर्गीकरण किया गया? तो किसका वर्गीकरण किया गया? संवेगों का। पर सबसे खतरनाक चीज कहां आती है कि देखो, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत में किसका वर्गीकरण होता है? संवेगों का। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत कौन देता है? मैकडूगल देता है। लेकिन प्रश्न अपना यह बनता है कि मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण किसने किया? ठीक है, तो फिर आप तो यह आंसर बता दो कि मैकडूगल ने किया, परंतु ऐसा नहीं होता है। मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण, देखो, मूल प्रवृत्तियां हमेशा क्या होती है? जन्मजात होती है। मूल प्रवृत्तियां क्या होती है? जन्मजात होती है। और मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण किया करता है
वर्गीकरण कौन कर रहा है? आपका फेवरेट मनोवैज्ञानिक, कौन आदमी? वाटसन। देखो हुआ क्लियर। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत कौन देगा? मैकडूगल। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत में वर्गीकरण किसका किया जाएगा? संवेगों का। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत में मैकडूगल द्वारा संवेगों का कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया? तो क्या बताओगे? 14 प्रकार से। कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया? 14 प्रकार से, ठीक है ना। तो संवेगों की अगर आपसे पूछे कि संवेग कितने प्रकार के हैं, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए कि संवेग कितने प्रकार के हैं? 14 प्रकार के, ठीक है। किसने बताए? मैकडूगल ने। किसने बताए? मैकडूगल ने, ठीक है। अब देखो कई व्यक्ति देखो लफड़ा कहां पड़ता है, संवेगों को ही शील गुण मान बैठते हैं। अरे प्रभु ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। राम राम है, लक्ष्मण लक्ष्मण है, ठीक है। संवेग संवेग है और शील गुण है, ठीक है। इसका वर्गीकरण संवेगों का मैकडूगल करता है और शील गुणों का वर्गीकरण आरबी केटल करता है। शील गुण सिद्धांत जो है आपको आल्पोर्ट प्रतिपादित करता है। अरे सब में अपना अपना डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन लफड़ा क्या पड़ रहा है कि आप लोग तो शील गुणों को भी 14 ही पढ़ रहे हो, ठीक है ना, और संवेगों को भी 14 पढ़ रहे हो, पर एग्जाम में जब आएगा, ठीक है ना, तो वहाँ दिक्कत पैदा हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब देखिएगा मैं आपको जब व्यक्तित्व पढ़ाऊंगा वहाँ पर इस बारे में और बातचीत करूंगा, ठीक है। अब बात कहाँ आती है कि मूल प्रवृत्ति सिद्धांत मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए, लेकिन उसने ये कहा कि प्रकट होने के आधार पर, यह प्रश्न आ गया, प्रकट होने के आधार पर संवेगों की प्रवृत्तियां हैं। मैंने जो आपको बताया था ना कल कि स्टूडेंट के 6 नंबर कब आते हैं और 26 नंबर कब आते हैं, तो वो दोनों चीजें 6 नंबर का भी स्टूडेंट के आएंगे जो कि संवेगों को ही शील गुण मान लेगा, ठीक है ना। बच्चे के 6 नंबर कब आएंगे? जब मूल प्रवृत्ति सिद्धांत को भी वो मैकडूगल लिखेगा और मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण भी अगर बाय द वे वो जो है मैकडूगल लिखेगा, तो फिर नंबर 6 आएंगे। लेकिन अगर आप में ये डिफरेंस पता है, आपको अंतर पता है कि मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण वाटसन करता है, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत मैकडूगल देता है। मैकडूगल ने संवेगों का 14 प्रकार से वर्गीकरण किया। आरबी केटल ने शील गुण का 2 तरह से बातचीत होती है, उसने जो है आपको पीएफ 16 प्रश्नावली दी। आरबी केटल ने कौन सी प्रश्नावली दी? पीएफ 16। अब इसको कभी कभार पीएफ क्यू भी लिख देता है, कोई इश्यू नहीं है, आपको तो ये याद रखना है, पर्सनालिटी फैक्टर, ठीक है। ये क्या है, प्रश्नावली थी ना, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पीएफ 16 प्रश्नावली के तहत आरबी केटल ने शील गुण कितने बता दिए? 16। कौन से शील गुण बताए? सामान्य। कौन से शील गुण? सामान्य, क्योंकि आल्पोर्ट ने शील गुण सिद्धांत के तहत शील गुणों में 2 प्रकार की प्रवृत्तियां बताई है, सामान्य शील गुण और विशिष्ट शील गुण। कौन कौन से? सामान्य और विशिष्ट। फिर आरबी केटल आगे जाकर विशिष्ट शील गुण कितने बताते हैं? 12। कितने बताते हैं? 12। ऑप्शन में 16 और 12 दोनों एक साथ नहीं होगा। प्रश्न जब बनेगा कि आरबी केटल ने शील गुण का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया, या तो 12 ही होगा या फिर 16 ही होगा, दोनों एक साथ नहीं आएगा, ठीक है। ये तो अपन अभी समझाने के लिए बात कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं अपन। प्रकट होने के आधार पर संवेगों की प्रवृत्तियां कितनी हैं? तो अब आप आंसर क्या लगाओगे? 14, 12, 16 या 2? तो देखिएगा तो क्या आता है? 2। या इसी प्रश्न को यूं उसने अभिव्यक्त कर दिया, यूं आपके सामने रख दिया कि संवेगों का व्यवहार पर, ये इस प्रकार का प्रश्न हर एग्जाम में सुर्खियों में रहा है। संवेगों का व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। देखिए इससे पहले एक एग्जाम में प्रश्न ये बना था कि पुनर्बलन का शिक्षा पर या व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक पड़ता है या नकारात्मक पड़ता है, तो क्या बताओगे? दोनों प्रकार का। क्या बताओगे? दोनों प्रकार का। अब मैं बात करता हूं किसकी? संवेगों का व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है, तो संवेगों का व्यवहार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या नकारात्मक पड़ेगा? क्या बताओगे? सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा?
तो यहां आंसर क्या आ जाता है, सकारात्मक भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। क्या हो सकता है, संवेग का व्यवहार पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है और नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। परंतु अब प्रश्न उसने आपके सामने यह रख दिया कि भय, क्रोध, विषाद, कामुकता, ये कौन से संवेग हैं, इनका प्रभाव कैसा पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या दोनों प्रकार का पड़ेगा। अब देखो जब ये चारों शब्द अगर धांसू वाले अगर आपके सामने एग्जाम में लिखे हुए हैं पेपर में, तो आप तो ये आंसर बताओगे कि यार भय, क्रोध, विषाद, कामुकता, चारों का प्रभाव किसका पड़ता होगा, नकारात्मक पड़ता होगा। परंतु ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि क्या, एक लाइन याद रखोगे, संवेग किसी भी प्रकार का हो, उसका आपके व्यवहार पर, परिस्थितियों के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है और नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। फिर आप कहोगे सर भय का सकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ेगा। अरे भाई, अगर मान लो हमारे अंदर भय नहीं है, डर नहीं है, तो क्या हमारा अस्तित्व हो सकता है क्या? तो क्या कहोगे, नहीं, क्योंकि हम हेलमेट लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं, अपने आप को बचाने के लिए या पुलिस वालों के चालान से बचने के लिए। तो आप ऑटोमेटिक क्या कहोगे, चालान से बचने के लिए, मतलब पुलिस वालों का अपने अंदर क्या है, भय है। इस कारण अपन क्या लगाते हैं, हेलमेट लगाते हैं। और भगवान की दया से उस भय की वजह से अगर ना चाहे ईश्वर कभी अपने साथ दुर्घटना हो जाती है तो अपनी मुंड की बच जाती है ना। पर वो किसकी वजह से हुआ, भय की वजह से। तो सकारात्मक प्रभाव हुआ या नकारात्मक प्रभाव हुआ, तो क्या बताओगे, सकारात्मक। तुलसीदास में क्या नाम इसका, सुंदरकांड में वाल्मीकि जी ने साफ लिखा है क्या, भय बिन होए ना प्रीत, मतलब भय के बिना प्रीत भी संभव नहीं है। इसका मतलब प्रभाव तो सकारात्मक पड़ रहा है। और प्रश्न उसने देखो क्या दिया, मैकडूगल ने संवेगात्मक वर्गीकरण में सबसे उच्च स्थान प्रदान किया है। तो सबसे उच्च स्थान प्रदान किया है किसको, भय को, क्योंकि भय अगर नहीं है तो हमारा अस्तित्व संभव नहीं है ना। तो देखो ये भी क्या हो गया, सकारात्मक भी हो गया और नकारात्मक। बट ज्यादा डर भी खराब। अभी जैसे ये खतरनाक चीज चल रही है कि कोरोना है ना। कोरोना में एक बात याद रखना, कोरोना कोई महामारी नहीं है, बीमारी है। क्या है, बीमारी है। परंतु अपन ने इसको मानसिकता में क्या धारण कर लिया कि ये महामारी है। कोरोना से व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो रही है, डरने से मृत्यु हो रही है। किससे, भय से। और ये भय अगर समाप्त हो जाए तो व्यक्ति बचेगा, निश्चित रूप से बचेगा। लेकिन उसमें उसके प्रति क्या नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। व्यक्ति की मृत्यु कैंसर से नहीं होती है, कैंसर के डर से होती है। किससे होती है, कैंसर के डर से होती है। क्या, भय। तो मैंने क्या बोला कि परिस्थितियों के आधार पर सकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है और नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। अपने ये याद रखना है, संवेग कोई सा भी हो, तमाम प्रकार के नकारात्मक सकारात्मक दोनों हो सकते हैं। क्रोध भी आवश्यक है, क्रोध नहीं आएगा तो भी अपना अस्तित्व नहीं है, कोई व्यक्ति अपना लोहा नहीं मानेगा। ज्यादा विनम्रता भी कायरता का सूचक है। क्या, तो इसलिए क्या जरूरी है, क्रोध भी जरूरी है। विषाद, विवाद, कामुकता, तमाम प्रकार के संवेग सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, परंतु अति सबकी खराब है। ठीक है, अत्यधिक हर वस्तु जो है नकारात्मक प्रभाव ही डालेगी। अब आप लोगों को याद हो जाएगा ना क्या कि संवेग, पहली चीज तो कितने प्रकार के, 14 प्रकार के। वर्गीकरण कौन करता है, मैकडूगल करता है। किस में करता है, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत में करता है। मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण कौन करता है, वाटसन करता है। कितने प्रकार से करता है, 4 प्रकार से करता है। व्यवहार पर संवेगों का कितने प्रकार से प्रभाव पड़ता है, तो क्या बता दोगे, 2 प्रकार से पड़ता है। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। प्रत्येक प्रकार के संवेग का व्यवहार पर, परिस्थिति के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर
सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अब जहाँ से अपने प्रश्न आता है मैं आप लोगों को सीधे सीधे वहाँ लेकर चलता हूँ। देखिए हर एग्जाम में आपका यह प्रश्न बना है कि कौन से संवेग से कौन सा प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, या कौन से संवेग का क्या व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो एक तरफ तो अपन क्या लिखेंगे, 15 लाइनों की आप एक सारणी बनाओगे और उसमें यह वर्गीकृत कर लोगे। संवेग एक तरफ तो क्या लिखोगे संवेग, और एक तरफ क्या लिखोगे प्रभाव। क्या लिखोगे प्रभाव, या यूं लिख सकते हैं उत्पन्न व्यवहार। क्या लिख सकते हैं उत्पन्न व्यवहार। आता है समझ में, ठीक है ना। तो देखिएगा सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे भय। क्या लिखेंगे भय, और भय की स्थिति में उत्पन्न व्यवहार क्या होगा पलायन। क्या होगा पलायन। पलायन को अपन यहाँ लिखेंगे भागना। क्या लिखेंगे भागना, भाग जाना, ठीक है ना। फिर वापस एक और क्या होता है क्रोध। क्या होता है क्रोध। ये दोनों अपने आप में काफी बार प्रचलित प्रश्न रहे हैं, ठीक है ना। क्रोध की स्थिति में उत्पन्न व्यवहार क्या युयुत्सा। क्या युयुत्सा मतलब युद्ध प्रियता। क्या युद्ध प्रियता, ठीक है ना। जैसे कभी कभार क्या होता है व्यक्ति से थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, ठीक है ना, लेकिन वो सामने वाले से कहता है कोई बात नहीं गलती हो गई, ठीक है, पश्चाताप कर लेता है, लेकिन फिर भी सामने वाला उसको बन ठन कर बार बार, ठीक है, उसके ऊपर प्रहार करता रहता है कि नहीं ऐसा क्यों हुआ, कैसे किया, ये किया। ये क्या जबरदस्ती लड़ने की इच्छा है। क्या है जबरदस्ती जो लड़ने की इच्छा होती है ना, उसे बोला युयुत्सा। कभी भी लड़ाई क्रोध के कारण नहीं होती है, किसके कारण होती है युयुत्सा के कारण होती है, ठीक है ना। फिर वापस देखिएगा एक और होता है कौन सा, यह भी काफी प्रचलित रहा है क्या आश्चर्य। क्या प्रचलित रहा है आश्चर्य। आश्चर्य की स्थिति में क्या जिज्ञासा। क्या जिज्ञासा। जिज्ञासा बोले तो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, या हाँ कोई भी हो जाए, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, ठीक है। देखो ज्ञान ज्ञान होता है, ज्ञान चाहे अच्छा हो या खराब हो, ठीक है, मतलब सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, परंतु उसे अपन ज्ञान की ही श्रेणी में रखेंगे। ज्ञान का मतलब यह जो कि अपन ने क्या किया धारण किया है, ठीक है ना, वही आपका क्या है ज्ञान है। हालांकि अपन इसको सकारात्मक रूप में अगर लेते हैं तो ज्ञान का सीधा अर्थ निकलता है कि ज्ञान से क्या अभिप्राय। दार्शनिक के तहत अगर अपन बात करें, दर्शन के तहत अपन बात करें तो ज्ञान के लिए सीधी बात होती है कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर व्यक्ति को जो है प्रकाश की ओर ले जाया जाता है, ठीक है ना। तो वह क्या है ज्ञान होता है, जो आपको किसकी ओर लेकर जाएगा प्रकाश की ओर लेकर जाएगा, आपके जीवन से किसे समाप्त कर देगा अंधकार को, ठीक है ना। परंतु उसके लिए आप में क्या होना अनिवार्य है आश्चर्य, ठीक है ना, जिज्ञासा होना अनिवार्य है, ठीक है। अब प्रश्न अपना कहाँ बन गया कि जिज्ञासा की प्रबलता होती है तो क्या बताओगे बाल्यावस्था में सर्वाधिक, ठीक है ना। अब एक और बहुत अच्छा वाला संवेग हुआ करता है, तो कौन सा होता है वात्सल्य। कौन सा होता है वात्सल्य। वात्सल्य का अभिप्राय होता है शिशु प्राप्ति की इच्छा। क्या बोलोगे शिशु प्राप्ति की इच्छा या शिशु रक्षा की भावना, एक ही बात है, शिशु रक्षा की भावना, ठीक है ना। कि सर क्या, तो क्या जिसे प्रश्न उसने आपको ये दिया कि एक 12 महीने का बालक खेल रहा है, खड़ा होने की कोशिश कर रहा है और माता पिता उसके खाना खा रहे हैं। बालक अचानक खेलते खेलते गिर जाता है, तो बालक की चीख से पहले माँ की चीख निकलती है, या माँ जो है भोजन छोड़कर तुरंत बालक को उठाने भागती है कि संवेग की प्रबलता के कारण। तो यहाँ आंसर आ जाता है किसके कारण वात्सल्य के कारण। किसके कारण वात्सल्य के कारण, याद रहेगा, ठीक है। अब वापस आप अपन आगे बढ़ते हैं। एक और प्रबल होता है क्या घृणा। क्या घृणा। घृणा का मतलब होता है निवृत्ति भाव। क्या होगा निवृत्ति भाव। निवृत्ति भाव का मतलब है छुटकारा। क्या मतलब होता है छुटकारा। अब देखो भय और घृणा
दोनों परिस्थितियों में व्यक्ति दूर हटता है। घृणा की स्थिति में भी दूर हटेगा और भय की स्थिति में भी दूर हटेगा। लेकिन भय की स्थिति में डर के कारण दूर हटेगा और घृणा की स्थिति में जो है निवृत्ति भाव से छुटकारा प्राप्त करने के लिए दूर हटेगा, नफरत के कारण दूर हटेगा। ठीक है, जिस व्यक्ति से हम नफरत करते हैं और अगर वो अपने पास आकर बैठ जाए तो अपने मन में क्या उत्पन्न होता है? भय उत्पन्न होगा या घृणा उत्पन्न होगी? तो क्या उत्पन्न हो गया? घृणा उत्पन्न होगी। और अपन मन ही मन में अपने चेहरे को सिकुड़ाते रहते हैं कि कब जाएगा कब जाएगा, है ना। तो ये वाली जो चीजें है ना वो क्या है? घृणा। ठीक है, प्रश्न देखो, सांप को देखकर पंडित भागता है, ठीक है ना, तो वहां किसके कारण? भय के कारण। ठीक है, और अगर प्रश्न करता है बदबूदार स्थान पर जाते ही नाक का सिकुड़ जाना, बदबूदार स्थान पर जाते ही नाक का सिकुड़ जाना किसके कारण? घृणा के कारण। ठीक है, और एक महिला को देखकर दूसरी महिला द्वारा मुंह बिगाड़ना, ठीक है ना, तो भी किसके कारण होगा? घृणा के कारण होगा। किसके कारण होगा? घृणा के कारण, है ना। ये अपने को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। अब क्या? विषाद या क्या बोलूंगा? विवाद। अरे विषाद या विवाद क्या? दुख, ठीक है, कष्ट, पीड़ा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या चाहता है कि उसे किसी की क्या मिल जाए? सहायता मिल जाए। क्या मिल जाए? सहायता मिल जाए। तो विषाद या विवाद की स्थिति में क्या होगा? शरणागति। क्या होगा? शरणागति, मतलब किसी की शरण में चले जाना। जैसे क्या होता है, अपन रास्ते में चलकर जा रहे हैं, अचानक पैर घूम जाता है तो ऑटोमेटिक आवाज निकलती है जोर से, है ना। व्यक्ति चिल्लाता है। क्यों चिल्लाता है? तो कई व्यक्ति कहते हैं सर दर्द के कारण। अरे दर्द के कारण तो क्या चिल्लाने से दर्द कम हो जाएगा? तो कहोगे नहीं, दर्द तो कम नहीं होगा। तो क्यों चिल्लाया? वो इसलिए चिल्लाया कि आसपास के व्यक्तियों को पता लग जाए कि यार इसे हमारी जरूरत है, और वह व्यक्ति उसे क्या प्रदान कर दे? शरण प्रदान कर दे। क्या प्रदान कर दे? शरण प्रदान करते उसकी सहायता कर दे। इसलिए विषाद या विवाद की स्थिति में क्या उत्पन्न होगा? शरणागति। याद रहेगा ना। फिर वापस देखिएगा, एक प्रश्न इनमें से आएगा आपका। फिर एक और क्या होता है? एकाकीपन। एकाकीपन। अब एकाकीपन की स्थिति में बेचैनी उत्पन्न होती है ना, मन नहीं लगता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या चाहेगा कि मुझे कोई ना कोई सहायता, मतलब सहारा मिल जाए, या क्या बोले अपन, किसी का साथ मिल जाए, है ना। क्या कहेगा कि किसी का मुझे क्या मिल जाए? साथ मिल जाए। ठीक है ना। तो व्यक्ति क्या करेगा? कुछ ना कुछ करने लग जाएगा। ठीक है, क्या करने लग जाएगा? चित्र बनाने लग जाएगा, डांस करने लग जाएगा, टीवी देखने लग जाएगा, है ना, मोबाइल खोलकर बैठ जाएगा। ठीक है, कुछ तो करेगा अकेला व्यक्ति, है ना। कुछ एक व्यक्ति जो है ना किताबें पढ़ने लग जाते हैं, शेर शायरी लिखने लग जाते हैं, कविताएं लिखने लग जाते हैं, रचनाएं लिखने लग जाते हैं, साहित्य लिखने लग जाते हैं। ठीक है ना। तो एकाकीपन की स्थिति में क्या है? समूह भावना। क्या उत्पन्न होगी? समूह भावना। ठीक है, तो देखिएगा दो बातें हो गई। व्यक्ति के लिखने की इच्छा, तो लिखने की इच्छा तो होती है कृति भाव के कारण। किसके कारण? कृति भाव के कारण। और व्यक्ति अकेला है इसलिए किताब लिखता है, तो वो एकाकीपन के कारण। अकेला है इसलिए कुछ लिखता है, तो किसके कारण? एकाकीपन के कारण। आता है समझ में। एक और संवेग पर मैं बात करूंगा आपसे। क्या? कृति भाव। क्या? कृति भाव। कृति शब्द आपने नाम सुना होगा, तुलसीकृत। तुलसीकृत का मतलब क्या है? तुलसी द्वारा रचित। क्या है? तुलसी द्वारा रचित। ठीक है, कृति का अर्थ क्या? रचना। कृति का अर्थ क्या? रचना। और कृति भाव का अर्थ क्या? रचनात्मकता। क्या हो जाएगा? रचनात्मकता। कुछ ना कुछ लिखना। ठीक है, अपन बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ फोटो वोटो बनाते रहते हैं, है ना, या कुछ लिखने लग जाते हैं, तो वो क्या है? रचनात्मकता है। अपने अंदर क्या है? संवेग है ना। एक और बात करते हैं अपन आगे। कामुकता। क्या? कामुकता। तो क्या? काम भावना। क्या? काम भावना। ठीक है, एक और संवेग आ जाता है आपका आत्म गौरव। क्या आ जाता है? आत्म गौरव। तो ये क्या होता है? आत्माभिमान। क्या होता है? आत्म अभिमान, या इसे कह सकते हैं स्वाभिमान। क्या कह सकते हैं? स्वाभिमान, जिसे अपन कहते हैं ईगो।
लोग तो ईगो का अर्थ बता देते हैं घमंड, है ना, वो फालतू बातें हैं, है ना, उनको याद नहीं होता है ना, तो इसलिए वो कुछ भी बोल देते हैं। आत्मगौरव को बोलते हैं, अपने स्वाभिमान को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईगो बोलते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा। आत्महीनता, यहां अपन संवेग लिखेंगे, कौन सा, दैन्य भाव, दैन्य भाव, तो क्या हो जाएगा, आत्महीनता, हीनता ओब्लिक दीनता, क्या हो जाएगा, दीनता। ठीक है, आत्महीनता का मतलब है अपने आप को कमजोर बताना, जैसे अपन बोलते हैं बेचारा, है ना, कुछ नहीं है, दीन दुखी है, ठीक है ना, सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति दुखी दुखी रहता है, तो किसके कारण, आत्महीनता के कारण। आप एक काम कीजिए, इसको ऐसे ही लिखें, आत्महीनता, तो अर्थ हो जाएगा दीनता ओब्लिक दैन्य भाव, क्या हो जाएगा, दीनता ओब्लिक दैन्य भाव। ठीक है, अपने आप को कमजोर दिखाने की जो प्रक्रिया है उसे अपन कहेंगे। ठीक है, एक और आपके पास होता है क्या, भूख, और भूख की स्थिति में व्यक्ति क्या करेगा, तो क्या बताओगे, भोजनान्वेषण, क्या करेगा, भोजनान्वेषण। भोजनान्वेषण का मतलब है भोजन की खोज करना, क्या मतलब हो जाएगा, भोजन की खोज करना। हाँ देखिए, एक संवेग और हुआ करता है, ठीक है, कौन सा, अधिकार, कौन सा होता है, अधिकार। अब आप यूं सोचें कि जिस किसी पर भी हम अधिकार जताते हैं तो उसे क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं, मतलब उसका क्या करते हैं, संचय करते हैं, क्या करते हैं, संचय। तो क्या उत्पन्न होगी, संचय वृत्ति, और संचय वृत्ति की भावना बच्चों में उत्पन्न होने लग जाती है 4 वर्ष के बाद, मतलब 4 से 7 वर्ष के बच्चे किसी भी वस्तु का उपयोग करने के स्थान पर उसे अपने पास रखना, इकट्ठा करना पसंद करते हैं। और सबसे शानदार वाला जो संवेग हुआ करता है, जो कि प्रबल होना चाहिए, आमोद प्रमोद, है ना। आमोद प्रमोद का मतलब होता है हास्य भाव, क्या, हास्य भाव, या क्या, मनोरंजन, क्या, मनोरंजन। ठीक है, तो देखिएगा, मनोविज्ञान क्या कहता है कि व्यक्ति 6 घंटे तक कार्य करता है और 15 मिनट की झपकी अगर ले लेता है तो उसके 6 घंटे की थकान दूर हो जाती है। ठीक है, दिन भर कार्य करता है और 30 मिनट अगर हास्य भाव में रहता है, मनोरंजन करता है, मनोरंजन का मतलब है जमकर हंसना, ठीक है, खुलकर हंसना, ठहाके लगाना, ठीक है ना, तो आपकी मानसिक थकान स्वतः ही दूर हो जाती है। आपका स्मृति स्तर बढ़ाने का एक कारगर जो उपाय हुआ करता है, उस उपाय में एक सबसे प्रबल उपाय में आता है कौन, आमोद प्रमोद। ठीक है, कम पढ़ोगे और अच्छा याद होगा, पर कब, जबकि आपके सिर में वजन नहीं होगा। शरीर में कितना भी वजन हो, अगर आपके मस्तिष्क में वजन नहीं है, मस्तिष्क में वजन नहीं है का मतलब है तनाव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति स्वस्थ रहता है। इसलिए तो कहते हैं ना कि शारीरिक स्वास्थ्य से पहले दुर्बलता मानसिक स्वास्थ्य में आती है। ठीक है, आलस्य का कारण याद नहीं होना, सिर भारी होना, तमाम चीज, ठीक है, कहाँ से उत्पन्न होती है, मस्तिष्क में। और इन सब की एकमात्र दवा है, वह क्या, आमोद प्रमोद, हास्य भाव, मनोरंजन। आपके थायराइड, ठीक है, आपके शुगर, ठीक है, इन तमाम चीज़ों, बीपी लो होना, बीपी हाई होना, सबका एक ही इलाज है।
ठीक है, और वो क्या है, हास्य भाव, आमोद प्रमोद, मजे करना, ठहाके लगाना, ठीक है। जितना ज़्यादा मस्त रहोगे, ठीक है, आपकी सफलता उतनी ही उच्च होगी, ठीक है ना। कई व्यक्ति कहते हैं अरे सर कैसे हंसे, हंसते कैसे हैं, ठीक है, ये भी कोई बात होती है क्या कि हंसे कैसे, ठीक है ना। तो वो अपनी देखो एक विडंबना वाली बातें हो जाती है, ठीक है। अब अपन देखो ये तो बात हो गई 14 प्रकार के संवेग कंप्लीट, ठीक है। अब मैं आगे और विचार विमर्श करता हूँ प्रत्येक अवस्था में आपका संवेगात्मक विकास। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किस अवस्था के बारे में, शेषवावस्था के बारे में, जहाँ से अपना कई बार प्रश्न आया है, ठीक है ना। तो पहली बात तो आप ये याद रखेंगे कि जन्म के समय नवजात शिशु में, क्या बोलोगे, नवजात शिशु में कोई संवेग नहीं पाया जाता है। वह वातावरण, ये जहां से आपका प्रश्न है, अब आ रही है बात, वह कौन, शिशु, वह वातावरण में परिवर्तन के कारण रोता है, इसे उत्तेजना कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, उत्तेजना। तो उत्तेजना का संबंध किससे हो गया, संवेग में। परंतु देखो ये खतरनाक वाला प्रश्न आता है, अधिगम के तहत उत्तेजना शब्द का प्रयोग किसने किया, है ना। ये प्रश्न इस तरह से निकल कर आते हैं, फिर आप कहते हो पावलोव नहीं आया, थांडाक नहीं आया, स्किनर नहीं आया, कांदे नहीं आया, ठीक है, आपने ध्यान नहीं रखा, आया तो था बापड़ा पर आपसे मिला ही नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ उत्तेजना शब्द का प्रयोग अधिगम के तहत कौन करता है, इवान पी पावलोव, ठीक है, कौन करता है, इवान पी पावलोव। आपको जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर बताऊंगा कि प्रथम क्रिया के बाद, ठीक है ना, या प्रथम क्रिया के बाद में यदि स्वाभाविक उद्दीपक प्रदान कर दिया जाए तो उससे स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन होता है उत्तेजना के फलस्वरूप। किसके फलस्वरूप, उत्तेजना जब तक नहीं होगी मस्तिष्क में, ठीक है, तब तक व्यवहार में परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अब अपन अभी बात कर रहे हैं कि यहाँ संवेग में उत्तेजना शब्द का संबंध किससे होगा, संवेगों से होता है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा कि जन्म के समय नवजात शिशु में कोई संवेग नहीं पाया जाता है, वह वातावरण में परिवर्तन के कारण रोता है, और वातावरण में परिवर्तन की इस क्रिया को उत्तेजना कहते हैं। अब वापस आपको क्या याद रखना है कि प्रथम माह से, क्या याद रखना है, प्रथम माह से शिशु में क्या बनने लग जाते हैं, संवेग बनने लग जाते हैं। मैंने क्या बोला कि प्रथम माह से शिशु में संवेग बनने लग जाते हैं, और 2 वर्ष, ये याद रखना, 2 वर्ष की आयु तक सभी प्रकार के संवेग आ जाते हैं। ये बोला मैंने क्या बोला कि संवेग आ जाते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि संवेगों का विकास हो जाता है। ये त्रुटि आप लोगों की है कि आप लोग पढ़ लेते हो, क्या पढ़ रहे हो आप लोग कि संवेगात्मक विकास पूर्ण हो जाता है 2 वर्ष में, बाटा हो जाता है 2 वर्ष में पूर्ण। अरे 2 वर्ष में कहां से संवेगात्मक विकास पूरा हो जाएगा, संवेगों की उग्र प्रवृत्ति तो किशोर अवस्था है, तो कैसे कहेंगे। फिर वापस की संवेगों में स्थायित्व आता है तो प्रौढ़ अवस्था में आता है। कब आता है, प्रौढ़ अवस्था में। फिर वापस कहता है वो कि भय सर्वाधिक पाया जाता है वृद्धावस्था में। भय सर्वाधिक कौन सी अवस्था में, वृद्धावस्था में। तो फिर आप कह रहे हो कि ना कि यहां पर संवेगात्मक विकास 2 वर्ष में पूर्ण हो गया। नहीं प्रभु, संवेग आ जाते हैं, सभी प्रकार के संवेग आ जाते हैं, तो क्या बताओगे, 2 वर्ष की आयु तक, याद रहेगा, ठीक है ना। अब आगे थोड़ा सा और मैं बढ़ जाता हूं। अब अगर प्रश्न ये करता है कि व्यक्ति के संवेगों पर, बच्चे के संवेगों पर समाज का और परिवार का प्रभाव पड़ने लग जाता है, तो 4 से 5 वर्ष संवेगों पर, जो अपना प्रश्न है, ठीक है ना, संवेगों पर समाज और परिवार का प्रभाव पड़ने लग जाता है, तो क्या बताओगे, 4 से 5 वर्ष की आयु में, याद रहेगा, ठीक है ना। अब मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को लेकर चलता हूं बाल्यावस्था पर। कहां लेकर जा रहा हूं मैं अब आपको, बाल्यावस्था।
ठीक है। तो जैसे ही बाल्यावस्था की बात आती है, मैंने इसके बारे में आपको कथनों पर काफ़ी ज़्यादा बातचीत कर ली है, ठीक है ना। फिर भी अपन एक बात याद रखेंगे कि संवेगात्मक विकास की दृष्टि से, संवेगात्मक विकास की दृष्टि से अस्थायी काल, ये मैं आपको केवल संवेगात्मक विकास की दृष्टि से बात कर रहा हूं, ठीक है। तो संवेगात्मक विकास की दृष्टि से अस्थायी काल, अगर संपूर्ण विकास की दृष्टि से बोले तो जीवन का मध्यम काल है। क्या है? मध्यम काल या मंद काल तो बाल्यावस्था। लेकिन अगर प्रश्न करता है कि संवेगात्मक विकास की दृष्टि से जीवन का अस्थायी काल है तो बाल्यावस्था, ठीक है। विकास की दृष्टि से अस्थायी काल है क्योंकि संवेग क्षणिक बनते हैं व क्षणिक बिगड़ते हैं। देखो होता क्या है, बाल्यावस्था के अंदर बच्चे को क्रोध आ गया तो लंबे समय तक नहीं रहेगा, थोड़ी देर बाद वो खत्म हो जाएगा। बच्चा कहेगा मेरे को भूख लग रही है, बहुत जोर से भूख लग रही है, ठीक है ना, खाना बनाने लगे और खाना नहीं खाएगा, अपने दोस्त के साथ भाग जाएगा कि ना कि नहीं मैं तो जा रहा हूँ, मेरे को भूख खत्म हो गई, ठीक है। मतलब क्या हुआ, संवेग उत्पन्न हुआ और वापस थोड़ी देर में ही खत्म हो गया, है ना। दो दोस्त खेलते रहते हैं, ठीक है ना, एक दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है कि अब मैं तेरे से बात ही नहीं करूँगा। थोड़ी देर बाद एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को टॉफी खिला दी और दोनों वापस पक्के मित्र बन गए, है ना। तो इसलिए बोला ना कि ये जीवन का जो है वो अस्थायी काल हो गया संवेगात्मक दृष्टि से। यह अपन बोल सकते हैं कि ना कि ये क्षणभंगुर काल हो जाता है, थोड़ी देर में संवेग बढ़ेंगे, थोड़ी देर में बिगड़ जाते हैं। तो संवेगात्मक विकास की दृष्टि से अस्थायी काल है तो कौन सा काल होगा? बाल्यावस्था का काल, ठीक है। वापस अगर अपन प्रश्न करता है कि संवेगात्मक विकास पर, क्या प्रश्न करता है? संवेगात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है तो क्या बता दोगे? सामाजिक विकास का। किसका प्रभाव पड़ेगा? सामाजिक विकास का, क्योंकि देखो सामाजिक विकास सर्वाधिक होता है तो सामाजिक विकास का, ठीक है। फिर वापस देखिएगा, अब जहां से अपना प्रश्न आएगा मैं वहां लेकर चलता हूं। संवेगात्मक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था में क्या लक्षण पाए जाते हैं? तो ज़्यादा लक्षण संवेगात्मक दृष्टिकोण से नहीं होते हैं। एक तो सबसे पहली चीज तो क्या? जिज्ञासा की प्रबलता। क्या? जिज्ञासा की प्रबलता, और जिज्ञासा की प्रबलता के कारण कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, ठीक है ना। फिर वापस दूसरी बात क्या? चिंता मुक्त व्यवहार। क्या हो जाएगा? क्या होता है? चिंता मुक्त व्यवहार होता है। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। फिर वापस एक और चीज क्या याद रखनी है आप लोगों को कि ईर्ष्या उत्पन्न होने लग जाती है। ये खतरनाक बात है, ईर्ष्या उत्पन्न होने लग जाती है। तो ईर्ष्या उत्पन्न होने लग जाती है कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था के बालक बालिकाओं में। और किसके प्रति? अपने छोटे भाई बहन के प्रति। किसके प्रति? अपने छोटे भाई बहन के प्रति। क्यों? क्योंकि जब पहले वो घर में अकेला था, ठीक है ना, तो सारे घर वाले उसको ही प्यार करते थे। अब घर में छोटा भाई पैदा हो गया, ठीक है, तो घर वालों का ध्यान किसकी ओर जाएगा? छोटे भाई की ओर। तो बड़ा वाला जो बच्चा है जो 5-6 वर्ष का हुआ है उसमें उसके प्रति क्या उत्पन्न हो जाएगी? ईर्ष्या। हाँ, अच्छा वाला जो प्रश्न है ये तो सब जानते हैं आप लोग, लेकिन अच्छा वाला जो प्रश्न हुआ करता है वह यह हुआ करता है कि कम बुद्धिमान बालक बालिकाओं में, बुद्धिमान बालक बालिकाओं की तुलना में ईर्ष्या ज्यादा होती है या कम होती है? कम बुद्धिमान बालक बालिकाओं में बुद्धिमान बालक बालिकाओं की तुलना में ईर्ष्या कम होती है या ज़्यादा होती है? तो क्या बताओगे? कम बुद्धिमान बच्चे में ईर्ष्या कम होती है, ज़्यादा बुद्धिमान बच्चे में ईर्ष्या ज़्यादा होती है। क्योंकि ईर्ष्या का कारण है प्रतिस्पर्धा। कारण क्या है? प्रतिस्पर्धा। किसके ज़्यादा क्यों नंबर आ गए, मेरे क्यों कमाए, और इतना कौन करेगा, ठीक है, जिसमें दिमाग होगा। अब अपना कम बुद्धिमान बच्चा वो जो आया उसके बारे में तो सोच ही नहीं रहा, तो कम ज़्यादा के बारे में वो नहीं सोचेगा, है ना, उसमें ईर्ष्या नहीं ज़्यादा पाई जाएगी। और एक और बात आप याद रख लेंगे, ठीक है ना, वो क्या? बालकों की तुलना में बालिकाओं में ईर्ष्या ज़्यादा पाई जाती है, परंतु बालिकाओं के प्रति, और वो भी समान आयु,
किसके प्रति? समान आयु की बालिकाओं में समान आयु के प्रति की बालिकाओं के प्रति ईर्ष्या ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत बालक। ठीक है, ये तो हो गई बातें अपनी। अब मैं आप लोगों को लेकर आ जाता हूँ कहाँ पर? किशोर अवस्था पर। कहाँ लेकर आता हूँ? किशोर अवस्था। ठीक है, तो पहली बात किशोर अवस्था के लिए आप लोगों को जो याद रखनी है वह यह है कि किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो कौन से विकास का? शारीरिक विकास। यो तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि संवेगात्मक विकास ऐसा विकास है जो सभी प्रकार के, आप इस लाइन को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा देना। क्या दिमाग में बिठा दोगे कि संवेगात्मक विकास सभी प्रकार के विकास को प्रभावित करता है और सभी प्रकार के विकास से प्रभावित होता है। ये खतरनाक वाली बात है। संवेगात्मक विकास सभी प्रकार के विकास को प्रभावित करता है और सभी प्रकार के विकास से प्रभावित भी होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर प्रश्न आ जाता है कि संवेगात्मक विकास पर किशोर अवस्था में सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, तो फिर आपको आंसर लगाना होगा शारीरिक विकास का। क्या आंसर बताओगे? शारीरिक विकास का। अब अपन सीधे चलते हैं कहां पर? संवेगात्मक विकास के आधार पर किशोर अवस्था में क्या लक्षण दिखाई देते हैं? तो सबसे पहली तो क्या संवेगों में क्या आ जाती है? उग्रता। क्या आ जाती है? उग्रता। मैं आप लोगों को डायरेक्ट एक प्रश्न दे देता हूं। क्या प्रश्न? कि व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा कब? जबकि संवेगों में स्थायित्व होगा। क्या होगा? स्थायित्व होगा। और किशोर अवस्था में संवेगों में क्या आ रही है? उग्रता। इसलिए मानसिक अस्वस्थ होता है, इसलिए बोला है तनाव की अवस्था है। किसकी अवस्था है? तनाव की अवस्था। ठीक है, चिंता युक्त अवस्था। क्या बोलूंगा? चिंता युक्त अवस्था। ठीक है, फिर वापस थोड़ा सा, जैसे किशोर अवस्था के अंत में जाते हैं तो फिर वापस संवेगों में क्या आने लग जाती है? भौतिकता। क्या आने लग जाती है? भौतिकता। मतलब संवेग लंबे समय तक बने रहते हैं। क्या हो जाता है? लंबे समय तक कोई भी संवेग बना रहता है। ठीक है ना, तो क्या आ गई? भौतिकता आ गई। ठीक है, फिर वापस यहां पर क्या की? भौतिकता। एक शब्द और याद रखना है, वीर पूजा की भावना। क्या? वीर पूजा की भावना। तो वीर पूजा की भावना का मतलब होता है आदर्श मान लेना। क्या कर लेना? आदर्श मान लेना। ठीक है, किसी को अपना आदर्श मानना, और जिसको जैसा आदर्श आपने माना है उसकी जैसी गतिविधियां है वह व्यक्ति उसी प्रकार से कार्य करेगा। ठीक है, एक बार क्या है कि ऐसी बात चल रही थी। ठीक है ना, तो एक बच्चे ने कहा कि सर मेरे नरेंद्र मोदी मेरा आदर्श है। मैंने कहा सही बात है, होंगे। तो मैंने कहा फिर आप क्या करते हो? कि नहीं, मैं उनको आदर्श मानता हूँ, उनकी ही जो कार्य हैं उनके अनुसार चलता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप कितने बजे उठते हो? कि मैं सर उठ जल्दी नहीं पाता हूँ, 7 बजे उठता हूँ। मैंने कहा नरेंद्र मोदी कितने बजे उठता है? कि 4 बजे। तो मैंने कहा क्या आदर्श? कांदे आदर्श माना? मैंने कहा वो कितने घंटे काम करता है? कि सर उसके लिए तो कहते हैं कि ना कि वो जो है ना 18 घंटे काम करता है। तो मैंने कहा आप कितने घंटे पढ़ते हो? 4 घंटे। तो फिर क्या आदर्श माना? अरे हमने अगर किसी को आदर्श माना है तो उसकी गतिविधियों को फॉलो करो। ठीक है ना, तो वो चीज होती है क्या? वीर पूजा। किशोर अवस्था के बच्चों में जिसके प्रति आदर्श भावना ठीक है उत्पन्न होगी वो उसी प्रकार की गतिविधियां करता है। ठीक है, तो वर्तमान में एनसीएफ 2005 के तहत बालक बालिकाओं में आदर्श भावना का विकास करके, वीर पूजा की भावना का विकास करके उनके चरित्र निर्माण हेतु आपने प्रश्न जो बनेगा वह यह है, वर्तमान में एनसीएफ 2005 के तहत बालक बालिकाओं के चरित्र निर्माण हेतु ठीक है तो क्या किया जा रहा है? प्रेरक प्रसंगों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि जिस व्यक्ति का प्रेरक प्रसंगों का आप वहां पर चित्रण कर रहे हो, व्यक्ति बच्चे उसे सुनकर उसी प्रकार की गतिविधियां करना प्रारंभ करे और उनका चरित्र में सुधार हो जाए। ठीक है ना, तो अपन ने क्या बोला? वीर पूजा की भावना। फिर एक और चीज याद रखेंगे आप, क्या? स्वतंत्रता की भावना। किसकी भावना? स्वतंत्रता की भावना। किशोर अवस्था के बच्चे स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। अब वापस एक और क्या याद रखेंगे? नकारात्मक वृत्ति।
नकारात्मक वृत्ति। देखो एक तो क्या बोला मैंने, नकारात्मक वृत्ति, और एक क्या होती है, नकारवादी धारणा। क्या? नकारवादी धारणा का मतलब है हमेशा अधिकांश परिस्थितियों में कौन से शब्द का प्रयोग करना, नहीं शब्द का प्रयोग करना। किसका प्रयोग करना? नहीं शब्द का प्रयोग करना। और ऐसा बच्चों में होता है 4 से 6 वर्ष की उम्र में। कब होता है? 4 से 6 वर्ष। और नकारात्मक वृत्ति का मतलब है कि उनकी अवधारणा, ठीक है, उनकी सोच ही नेगेटिव बन जाती है। नेगेटिव क्या बन जाती है कि आप उनसे कहोगे कि इस दिशा में नहीं जाना है तो वो इधर ही जाएंगे, जैसा कहेंगे उससे उल्टा ही काम करते हैं। कौन से बच्चे? किशोर अवस्था के बच्चे। तो इसलिए बोला क्या, नकारात्मक वृत्ति। ठीक है, एक और अपन बात करेंगे, विरोधी मनोदशा। क्या? विरोधी मनोदशा। अब देखो मैं आप लोगों के सामने एक चीज बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि विद्रोह की भावना सामाजिक लक्षण है। विद्रोह है सामाजिक लक्षण है, विरोधी मनोदशा संवेगात्मक लक्षण है। कि सर क्यों उत्पन्न होगा? तो किशोर अवस्था के बालक बालिकाओं के कार्यों का बहिष्कार कर देने पर उसमें आपके प्रति द्वेष भावना उत्पन्न हो जाती है, आपके प्रति बदला लेने की भावना उत्पन्न हो जाती है, उसे बोला विरोधी मनोदशा। तो प्रश्न आप लोगों से क्या पूछेगा कि किशोर अवस्था के बालक बालिकाओं को निर्देशन परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से? तो क्या बताओगे? व्यक्तिगत रूप से। क्या बताओगे? व्यक्तिगत रूप से। उन्हें सामूहिक रूप से अगर कोई बातचीत करोगे तो उनको क्या बोलते हैं, हर्ट हो जाते हैं, है ना? क्या हो जाते हैं? हर्ट हो जाते हैं, उनको ठेस पहुंचती है ना? तो इस कारण फिर वो क्या आपके प्रति क्या उत्पन्न कर देंगे? विरोधी मनोदशा। क्या उत्पन्न कर देंगे? विरोधी मनोदशा। याद रहेगा, ठीक है। ये तो बातचीत हो जाती है अपने किसके संदर्भ में? बातचीत हो जाती है किशोर अवस्था के संदर्भ में। 5 मिनट का और अपन समय आप लोगों का लूंगा। वैसे आपका समय बहुत अमूल्य है, आपके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता है, बाकी सबके लिए होता है, फिर भी 5 मिनट आप और निकालेगा, ठीक है। वो है क्या कि प्रश्न अपना कहां से बनता है कि संवेगों को प्रशिक्षित करने की विधियां। 4 विधियों पर मैं बात करूंगा जहां से आपका एक प्रश्न आएगा, ठीक है। एक तो क्या? दमन। दमन को अपन क्या कह सकते हैं? विरोध। क्या कह सकते हैं? विरोध, ठीक है। एक क्या? मानसिक व्यस्तता। क्या? मानसिक व्यस्तता, इसी को कहूंगा परिश्रमशीलता। परिश्रमशीलता। और सबसे ज्यादा जहां से प्रश्न आया करता है, सबसे ज्यादा आया करता है, तो क्या? मार्गांतरीकरण। अरे गजब का प्रश्न आता है यहां से, मार्गांतरीकरण, ठीक है। एक और जहां से वर्तमान में प्रश्न आने की संभावनाएं बनती है तो वह क्या? रेचन। क्या? रेचन। तो देखिएगा, दमन। दमन का मतलब होता है शक्तिपूर्वक संवेगों पर नियंत्रण करना, डांट देना, फटकार देना, ठीक है ना। जो भी चीजें हैं सब किसके अंदर आती है? दमन के अंदर। बच्चे को डांट कर उसके संवेगों पर नियंत्रण करना नकारात्मक है, इसके ऊपर बच्चे पर गलत प्रभाव पड़ेगा। अगर प्रश्न आपके आता है, अधिनियम 2009 के तहत नकारात्मक युक्ति में सम्मिलित किया गया है किसको? दमन को। बच्चे पर आप उसे डांट कर फटकार कर नियंत्रण करते हो, बच्चा दमित प्रवृत्ति का हो जाता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है। और वर्तमान शिक्षा पद्धति बल देती है कि बच्चा मानसिक क्या होना चाहिए? स्वस्थ होता है। एक क्या आता है? मानसिक व्यस्तता, किसी ना किसी कार्य में लगाना, गतिविधि आधारित शिक्षण करवाना। अब किसी ना किसी कार्य में लगाने का मतलब ये नहीं कि आप घर पर बच्चों को जो है ना वो कपड़े साफ करने लगा दो, बर्तन साफ करने लगा दो, झाड़ू पोछे करवाओ, ऐसा नहीं। अरे गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य करवाओ। बच्चा कंप्यूटर पर वर्क कर रहा है, चित्रकला का वर्क कर रहा है, प्रोजेक्ट बना रहा है, कविताएं याद कर रहा है, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर, तमाम प्रकार की 50 ऐसी गतिविधियां। और बच्चा 5-5, 10-10 मिनट भी अगर उन पर कार्य करेगा तो बच्चे का सारा समय, ठीक है ना, वह कार्य में, पढ़ाई में चला जाएगा और फिर वो गलत कार्य की ओर नहीं लौटेगा। क्योंकि एक लोकोक्ति है ना, क्या? कि खाली दिमाग, हाँ आप सब जानते हो क्या, शैतान का घर, है ना। अरे बच्चे की, बच्चा तो छोड़ो, अपन खुद की भी गलत कार्य करने की इच्छा होती है, अपने दिमाग में उटपटांग विचार उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। तो वो कब? जब अपन फालतू फोकट होते हैं, है ना, और कोई ना कोई कार्य में व्यक्ति लगा हुआ है तो गलत विचार उसके दिमाग में नहीं आएंगे। क्या हो जाएगा? मानसिक व्यस्तता। क्या बोला इसको? परिश्रमशीलता, है ना। तो एक और आ जाता है, मैंने बोला कि खतरनाक तरीके से यहाँ से प्रश्न बनता है, कहाँ? मार्गांतरीकरण। मार्गांतरीकरण का मतलब होता है सही दिशा प्रदान कर देना। क्या मतलब होता है? सही दिशा प्रदान कर देना। बच्चा गलत कार्य की ओर जा रहा है
तो उसे कहाँ पर ले जाना, सही दिशा की ओर। अनुशासनहीन बच्चा है, ठीक है ना, तो आप उसे जो है पुस्तकालय में, ठीक है, पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करें, ठीक है, या दूसरे अन्य प्रकार के कार्य उसके द्वारा संपन्न करने पर उसे मनोबल बढ़ाएं, ठीक है, उसे पुरस्कृत करें ताकि बच्चे का मनोबल बढ़ जाए, ठीक है ना, और उसको मार्ग मिल जाए। एक और क्या, रेचन। क्या, रेचन। रेचन का अर्थ होता है मसाज करना, ठीक है, हल्की, ये शारीरिक शिक्षा का शब्द था, ठीक है ना, अभी भी है, ठीक है, जिसे अपन ने यहाँ पर मनोविज्ञान में स्वीकार किया है। शारीरिक शिक्षा में शरीर के अंगों को विकसित करने के लिए जो हल्की फुल्की मसाज की जाती है उसे कहते हैं रेचन, ठीक है। लेकिन तो किस रूप में, स्वतंत्र रूप में। तो साइकोलॉजी के तहत इसको क्या स्वीकार किया कि स्वतंत्र, बच्चे को स्वतंत्र छोड़कर उसको अवसर प्रदान करना, उसकी इच्छाओं, उसकी रुचियों को बढ़ाना, उसकी रुचि आधारित कार्य करके उसके संवेगों को प्रशिक्षित करना, कौन सी विधि आ जाती है, रेचन विधि। तो ये तमाम प्रकार का अभिवृद्धि और विकास के संदर्भ में जो बातचीत थी वो अपन ने बात कर ली। हाँ, 1-2 मिनट में और एक चीज बोल देता हूं कि अगर जब कभी भी प्रश्न आए कि अभिवृद्धि विकास पर प्रभाव पड़ता है, तो आपको एक बात याद रखना है, वंशक्रम और वातावरण दोनों का। किसका प्रभाव पड़ता है, वंशक्रम और वातावरण दोनों का। अब वंशानुगत घटक कौन कौन से, मैंने आपको पूरा वंशक्रम पढ़ाया है, ठीक है। वातावरण आधारित कौन कौन से, वो भी मैंने पूरा पढ़ाया है, ठीक है। पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, मनोसायिक तमाम चीजें है ना, सब अभिवृद्धि विकास को प्रभावित करेंगे, ठीक है ना। और पोषण तो प्रभावित करेगा ही करेगा, पोषण प्रभावित करेगा, ठीक है ना। अब एक प्रश्न में आपको और बोल देता हूं, वैसे बोलूंगा आगे जाकर विशिष्ट बालक बालिकाओं में, ठीक है ना। तो वह ये बोलूंगा कि जिन बालक बालिकाओं, जो बालक बालिकाएं कुपोषण के शिकार होते हैं, कुपोषण के शिकार होते हैं, ठीक है, वह बालक बालिकाएं शारीरिक और मानसिक दुर्बल होते हैं। इस कथन से आप सहमत हैं या असहमत हैं? तो आप क्या बताओगे? हमेशा सहमत है। कुपोषण के शिकार बालक बालिकाएं दुर्बल होते हैं, यह निश्चित है। परंतु देखो, खतरनाक प्रश्न ये पूछा कि पोषित बालक बालिकाएं हमेशा स्वस्थ होते हैं और बुद्धिमान होते हैं, तो आप क्या कहोगे? तो फिर हम ये कहेंगे कि इस कथन से हम असहमत हैं। और हमेशा शब्द का प्रयोग कर दिया जाए, इसका मतलब दावा कर रहा है, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बादाम खाने से दिमाग बढ़ जाए, है ना, ऐसा नहीं होता है। दिमाग बढ़ाने का एक ही तरीका, हाँ, कई व्यक्ति तो क्या बोलते हैं कि ठोकरे खाने से दिमाग बढ़ता है। अरे यार, ठोकर पैर में लगती है, दिमाग ऊपर होता है, ठीक है ना, कैसे बढ़ेगा? ठीक है ना। अगर भाई जो ठोकरे खाने से, पैर में ठोकरे खाने से अगर दिमाग बढ़ता हो तो माथे के ऊपर भाटा डाल लो, है ना, तो ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। दिमाग बढ़ाने का एक ही तरीका होता है, वह क्या है? अभ्यास। सबसे अच्छा तरीका क्या? अभ्यास। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है, उतना दिमाग बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे और अपन अगली क्लास में बातचीत करेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।